नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय कथाकार अलका प्रमोद जी की कहानी ऐसी थी वो। तो आइए सुनते हैं कहानी। मैं आर्च रोड पर घूम रही थी। घूमते घूमते मैं लकी प्लाजा के सामने पहुंच गई। आज रविवार था, इसीलिए यहाँ अच्छी खासी भीड़ थी। सब इधर से उधर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त आ जा रहे थे। कोई लड़की अपने मित्र के साथ सीढ़ियों पर बैठकर आइसक्रीम खा रही थी, तो कुछ लड़कियों के झुंड किसी बात पर हंसी मजाक करके खिलखिला रही थी। यहाँ कुछ माह में रहते रहते मैं जान गई थी कि इस मॉल में दिख रही ये भीड़ अधिकतर विदेश से आई उन लड़कियों की है जो अपने देश से इस सोने के अंडे देने वाले देश में पैसा कमाने आई हैं और किसी घर में नौकरानी हैं या किसी रेस्टोरेंट में वेट्रेस। यहाँ के नियम के अनुसार इन्हें 2 सप्ताह में 1 दिन का अवकाश मिलता है। इस मॉल में उनकी जेब के अनुसार दामों में चीज़ें मिल जाती हैं, इसीलिए अधिकतर ये इसी मॉल में आकर अपने ज़रूरत की शॉपिंग करती हैं और फूड कोर्ट में खाती पीती हैं। टाइट पैंट टॉप पहने, शैम्पू किए बालों में हील पहनकर इतराती मस्त इन बालाओं को देखकर कौन कह सकता है कि अपने मन में ये कौन कौन से दर्द छिपाए हैं और गरीबी की मार से जूझने न जाने अपने किन किन आत्मियों से दूर गुलामी का जीवन जी रही हैं। चलते चलते थककर मैं एक बेंच पर बैठ गई थी। तभी मैंने देखा क्रिस्टीना जैसी लगभग 50 वर्ष की एक महिला सामान ढोने की ट्रॉली में सामान रखे अपनी दुनिया में खोई चली जा रही थी। मैं चौंक गई। क्या ये क्रिस्टीना थी? नहीं नहीं, वह कैसे हो सकती है? वह तो लगभग 15 वर्ष पहले ही अपने देश फिलीपींस वापस जा चुकी है। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो। वैसे भी एक देश के लोग मिलते जुलते होते हैं कि मुझे सब एक से ही लगते हैं। वो जो भी रही हो, पर जाते जाते वह मुझे अतीत की गलियों में ढकेल अवश्य गई थी। लगभग 5 वर्ष पूर्व मैं सिंगापुर अपने बेटे बहू के पास रहने आई थी, तो प्रायः कांडोस में नीचे बने स्विमिंग पूल पर शाम को चली जाती थी। वहां शाम को नन्हे नन्हे पानी में तैरते, स्केटिंग करते और खेलते हुए बच्चों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। अधिकतर छोटे बच्चों के साथ उनकी मेड रहती थी। जब बच्चे खेल रहे होते तो वह उनसे लापरवाह होकर अपना गुट बनाकर बातें करती रहती थी। पर उन्हीं में से एक मेड थी जो बस अपने काम से काम रखती। मैंने उसे कभी हेलो हाय के अतिरिक्त किसी से अधिक बातें करते नहीं देखा। वह पूरे समय अपने मालिक के बच्चे से खेलती रहती। मुझे उसकी बच्चे और अपने मालिक के प्रति समर्पण और आत्मीयता ने प्रभावित किया। शायद यही कारण रहा होगा कि अब मैं उसको देखती रहती। वह शायद मेरी आंखों की भाषा समझ गई थी, इसीलिए अक्सर मुझे देखकर मुस्कुरा देती। धीरे धीरे हम दोनों में अनकही दोस्ती होने लगी। फिर वह कभी कभी हमसे अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बात भी करने लगी। बाद में पता चला कि वह कई वर्ष किसी भारतीय के साथ भी काम कर चुकी है, अतः काफ़ी हिंदी बोल लेती है। फिर क्या था, हमारे बीच भाषा की दीवार के ढहते ही परायापन भी चलता बना। उसने बताया कि वह फिलीपींस के एक छोटे से शहर में अपने 2 छोटे बेटों को छोड़कर सालों पहले यहाँ आ गई थी। तब से साल में एक बार मिलने चली जाती है। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आया। ऐसा भी क्या पैसे का लालच कि छोटे छोटे बच्चों को बेसहारा करके वह विदेश में पड़ी है। मैं अपना क्रोध छिपा न सकी और मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें पता है कि बच्चे को माँ की कितनी ज़रूरत होती है? यह सुनकर कुछ क्षणों के लिए वह चुप हो गई। फिर उदास सी बोली, मैम, यू आर ऑल्सो मदर। आप तो समझ सकता है कि कितनी विवशता में कोई माँ अपने बच्चे से दूर जाती है। फिर रुककर बोली, माना एक बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है, पर उससे ज़्यादा उसे जीवित रहने के लिए खाने की और कुछ बनने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत होती है। मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। सच ही तो है।
हर इंसान की मजबूरियां ही उसे अपनों से दूर रहने को विवश करती हैं। बातों बातों में ही उससे पता चला कि उसका पति कुछ खास नहीं कमाता, और जो कमाता है वह भी नशे की भेंट कर देता है। उसके देश में इतनी कमाई नहीं है कि वह अपने बच्चों को सुख दे सके, इसीलिए वह अपनी भावनाओं का गला घोंटकर यहाँ रहती है। वह जो भी कमाती बस थोड़ा बहुत बचाकर शेष बच्चों के लिए भेज देती। मैंने पूछा, तुम साल में एक बार तो जाती ही होगी ना? तो वह बोली, हाँ पहले तो जाती थी, पर अब दोनों बेटे ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए पैसा ज़्यादा चाहिए। जाने में जो पैसा खर्च होता है मैं उन्हें ही भेज देती हूँ। मैंने कहा, तुम्हारा मन नहीं करता? मन किसका नहीं करता अपने बड़े होते बच्चों को देखने का, पर उनका भविष्य बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। वह प्रायः ही अपने मालिक के बच्चे को प्यार करती और कहती, इसे देखकर मुझे अपने छोटे बेटे की बहुत याद आती है। इतना ही बड़ा था जब मैं उसे छोड़कर यहाँ आ गई थी। ऐसा कहते हुए वह प्यार तो उस बच्चे को कर रही होती, पर उसका मन अतीत में दूर कहीं फिलीपींस के छोटे से शहर में उस घर में भटक रहा होता, जहाँ उसका बेटा देर से आती बस को रोज इस आशा से देखता होगा कि शायद इससे उसकी माँ आ जाए। पर फिर अचानक ही उदासी को झटक कर वह मुस्कुराकर कहती, मैम कुछ दिनों की बात है, अब तो मेरा बेटा 20 साल का हो गया है। जब वह कमाने लगेगा तब मैं जाकर आराम करूंगी। उसकी तपस्या देखकर मेरा मन भी यही दुआ करता कि ईश्वर उसे शीघ्र ही वह दिन दिखाए जब वह अपने परिवार के साथ रहे। एक दिन वह मिली तो बहुत प्रसन्न थी। मैंने पूछा, क्या बात है क्रिस्टीना, आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो? तो बोली, मैम गॉड ने हमारी सुन ली। मेरे बड़े बेटे की नौकरी लग गई है और छोटे बेटे की पढ़ाई भी पूरी हो गई है। अब मेरा यहाँ एक दिन भी मन नहीं लग रहा है। मैं अगले महीने अपने देश वापस चली जाऊंगी। मुझे यह सुनकर आंतरिक प्रसन्नता हुई। मैंने कहा, बहुत खुशी की बात है, पर तुम्हारे मालिक को दुख होगा, उन्हें इतनी अच्छी मेड नहीं मिलेगी। अरे मैम, मालिक के पास पैसा है तो कोई ना कोई मेड मिल ही जाएगी, पर मुझे आज बरसों बाद मेरा परिवार मिलेगा। मैंने अपने बच्चों का बचपन नहीं देखा, पर अब उन्हें अपने हाथों से उनके मन का खिलाऊंगी, उनका काम करूंगी, उनकी बातें सुनूंगी। बातें करते करते वह अपनी कल्पना की दुनिया में खोई न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। मैंने उसे शुभकामनाएं दी। उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। मैंने हंसकर कहा, कोमूस्ता, तो वह हंस पड़ी। मुझे बातों बातों में उसी ने बताया था कि उसकी भाषा तगालों में नमस्कार को कोमूस्ता कहते हैं। उस समय उसका अंग अंग हंस रहा था। उसने खिलखिलाकर कहा, कोमूस्ता, और हाथ हिलाकर विदा लेकर चली गई। कुछ दिनों बाद मैं भारत आ गई। इस बार सिंगापुर आने तक मैं क्रिस्टीना को भूल भी चुकी थी, पर आज उस स्त्री को देखकर क्रिस्टीना की याद आ गई। काफी देर मैं विचारों के समुद्र में गोते लगाते लगाते सुस्ता ली थी, अतः मैं चलने के लिए उठ खड़ी हुई। तभी उधर से वह स्त्री फिर आती दिखाई दी। कुछ पास आने पर उसे देखकर मैं चौंक पड़ी। वह मेरा भ्रम न था, वह क्रिस्टीना ही थी। मुझे देखकर इतने वर्षों बाद मैं ही नहीं, वह भी मुझे पहचान गई थी। मैंने कहा, क्रिस्टीना तुम? तो उसके चेहरे पर मुझे देखकर आई खुशी क्षण भर को विलुप्त हो गई और बोली, हाँ मैम, मैं यहाँ एक यूरोपियन के यहाँ काम कर रही हूँ। वह इतना अच्छा है कि मैं आपको क्या बताता। मैं बहुत खुश हूँ, आराम से घूमती मजे करती। उसकी टूटी फूटी हिंदी सुनकर मुझे हमेशा मजा आता था, पर आज मैं समझ गई कि मेरे प्रश्नों से बचने के लिए वह यह अनावश्यक सूचनाएं मुझे दिए जा रही है। पर मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा, वह सब तो ठीक है, पर तुम तो सदा के लिए अपने घर चली गई थी, फिर ये क्या? क्या तुम्हारे बेटे को नौकरी नहीं मिली? क्रिस्टीना के चेहरे पर क्षण भर को एक काली छाया आकर चली गई। कुछ क्षण तो वह चुप रही, फिर एक उदास सी हंसी के साथ बोली, मैम, जो गॉड चाहता है वही होता है। यद्यपि क्रिस्टीना का व्यक्तिगत मामला था,
क्रिस्टीना मेरी इतनी आत्मीय नहीं थी कि मैं उससे कुछ पूछूं, पर न जाने क्यों मुझे लगा कि शायद वह भी किसी से कुछ कहना चाहती है। अतः यह जानते हुए भी कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक करना अभद्रता की श्रेणी में आता है, मैंने उससे कहा, आओ मैं तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ। कॉफी का ऑर्डर देकर मैंने उससे पूछा, अब बताओ तुम्हें क्यों फिर यहाँ नौकरी करने आना पड़ा। क्रिस्टीना ने बताया कि जब वह अपने देश वापस पहुंची तो इस आशा के साथ कि सब उसे पाकर खुश होंगे, पर वहां तो अलग ही नजारा था। जब वह घर पहुंची तो दरवाजा खटखटाने पर एक स्त्री ने दरवाजा खोला और पूछा, आपको किससे मिलना है। क्रिस्टीना चौंक पड़ी। उसने कहा, यह जॉन का घर है ना। हाँ, और मैं उसकी पत्नी रोजा हूं। क्रिस्टीना के ऊपर तो मानो पहाड़ ही गिर पड़ा। उसने कहा, पर उसकी पत्नी तो मैं हूं। मैं आगे कुछ पूछती कि जॉन आ गया। उसने कहा, अरे तुम कब आई। क्रिस्टीना ने कहा, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तुम तो सालों से आई भी नहीं। मुझे एक साथी की जरूरत थी, मैंने शादी कर ली। कम से कम मुझसे पूछते या बताते तो क्या होता। क्या तुम खुश होती या मान जाती। और इब्राहिम और डिसूजा कहाँ हैं। इब्राहिम को रोजा पसंद नहीं थी, वह अलग रहने लगा और अब तो उसने किसी लड़की से शादी भी कर ली है। क्रिस्टीना अभी एक आघात से उभरी भी नहीं थी कि उसे दूसरी चोट लगी। उसका तो सिर ही चकराने लगा। उसने डरते डरते पूछा, डिसूजा कहाँ है। तो पता चला कि वह कहीं गया हुआ है। डिसूजा आया तो उसने माँ को देख औपचारिक सा प्यार किया और बोला, मॉम तुमने बताया नहीं कि आ रही हो। क्रिस्टीना ने नाराज स्वर में कहा, पर तुमने तो यह तक नहीं बताया कि यहाँ यह सब हो गया। तुम तो हमेशा यही कहते रहे कि सब ठीक है। इस घर में 4 साल से दूसरी औरत रह रही है और तुम्हारे पापा ने ना सही। तुम तो मेरे बेटे थे, पर तुमने भी नहीं बताया। कम ऑन मॉम, तुम तो जानती हो यहाँ यह आम बात है। तुम सालों से बाहर हो, आखिर पापा को भी पत्नी चाहिए थी ना। पर कम से कम बताता तो। अगर बता देता तो तुम हल्ला करती। मुझे पता है तुम यह सह नहीं पाती और तलाक लेती या नौकरी छोड़कर आ जाती। उससे क्या होता। अगर तुम तलाक ले लेती तो यह घर भी पापा और उनकी दूसरी पत्नी को मिल जाता, क्योंकि यह तो पापा के नाम है। और तुम नौकरी छोड़ती तो मेरी पढ़ाई छूट जाती। वह तो तुम भी ना चाहती। वैसे भी पापा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं। तुम जानती हो मेरे पास घर नहीं है, इसलिए मैं तो यहीं रहूंगा। तुम चाहो तो यहीं रहो, पापा मना तो कर नहीं रहे हैं। पर मेरी मानो तो नौकरी करो, स्वतंत्र रहो और ऐश करो। बहुत दिन सबके लिए कमा लिया, अब मौज करो। क्रिस्टीना को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिनके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में बिता दी, उनके लिए वह मात्र एक पैसा कमाने की मशीन थी। उसकी भावना, मान सम्मान और अधिकार से किसी को कुछ लेना देना नहीं था। काश जॉन या डिसूजा किसी ने उससे एक बार यह कहा होता कि नहीं तुम रहो, मुझे अच्छा लगेगा, तो अपना अपमान भावना सब भूलकर रह लेती। पर उसने पाया कि वहां तो किसी को उसकी जरूरत ही नहीं है। क्रिस्टीना वापस आ गई। उसकी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रह पाए। मैं उसके दर्द को अनुभव कर सकती थी, क्योंकि मैंने उन आंखों में जाते समय उठती उमंग को देखा था, अपनों से मिलने की आतुरता को देखा था। मैंने उसे अपना फोन नंबर देकर उससे विदा ली। घर आकर मैं निरंतर सोचती रही, दोष किसका है। उसके पति जॉन का। माना उसने धोखा दिया। एक तो जो दायित्व तो उसे उठाना चाहिए था वह क्रिस्टीना ने उठाया। वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर पाया। पर क्रिस्टीना बता रही थी कि दूसरी बीवी रखना वहां आम बात है। ऐसे में सालों साल पत्नी के दूर रहने पर गलत होते हुए भी क्या यह अस्वाभाविक था। दोष तो डिसूजा और इब्राहिम का भी नहीं। उन्होंने माँ के प्यार को जाना ही कहाँ। जब उन्हें माँ के सानिध्य की आवश्यकता रही होगी, तब उन्हें कहाँ समझ आता होगा कि जिस सुविधा को देने के लिए माँ दूर गई है
उसका क्या महत्व है। उन्होंने तो उसे मात्र पैसा कमाने की मशीन समझा और आज उनको उसकी आवश्यकता नहीं रह गई थी। पर दोषी तो क्रिस्टीना किसी हालत में नहीं थी। बच्चों को रोटी कपड़ा पढ़ाई देना भी तो आवश्यक था ना। और फिलीपींस में तो अधिकतर स्त्रियां यही कर रही हैं। यहाँ तक कि सिंगापुर में ही 75% स्त्रियां मेड के रूप में काम करने वाली वहीं की हैं। तो क्या इन सब के लिए वहां का समाज और परिस्थितियां दोषी हैं? मन मकड़ी के जाल के समान उलझता जा रहा था। पर कारण जो भी हो, यह निश्चित था कि क्रिस्टीना के साथ अन्याय हुआ था। कल क्रिस्टीना ठीक ही तो कह रही थी, अब मेरा कोई नहीं, सिर्फ अब अपने लिए जीवन जियो, अपने भविष्य के लिए पैसे जमा करो। दूसरे दिन मैं चाय पी रही थी कि मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने फोन उठाया तो क्रिस्टीना थी। बोली, मैम मैं फिलीपींस जा रही हूँ, आप मेरी इतनी चिंता करती हैं, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। मैं चौंक पड़ी। अभी कल तो कह रही थी मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए, अब आज क्या हुआ? बोली, मैम आपने न्यूज़ नहीं पढ़ी? एक फिलीपींस की फेरी डूब गई, बहुत लोग डूब गए। तो क्या तुम्हारा बेटा? मुझे पता था डिसूजा फेरी पर ही काम करता है। नहीं नहीं मैम, बाय गॉड ग्रेस वह बच गया, पर उसे बहुत चोट आई है और नौकरी भी चली गई। उसका है ही कौन जो सेवा करे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहूँ। बस यही कह पाई, ईश्वर तुम्हें खुशी दे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।